चलिए हम लोग अपने ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के फाइनल सेगमेंट में है, जिसमें हम लोगों ने रोड देख लिया, रेलवे देख लिया, एयर ट्रांसपोर्ट देख लिया, वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट के दो डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, एक शिपिंग और दूसरा इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट। शिपिंग का मतलब समुद्र पे जहाज वगैरह चलाना। इसके अलावा यदि कहीं और हम छोटी मोटी बोट वगैरह चलाते हैं नदियों पर और तालाबों पर या झीलों में, ठीक है, तो उसको बोला जाता है इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट। रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स, स्ट्रीम्स और भी एनी अदर, मतलब अपार्ट फ्रॉम द ओशन एंड सीज, इफ शिपिंग और बोट or any mode of transportation is developed apart from the ocean or seas, it is known as inland water transport। और यदि वही शिपिंग बोट बना करके जो है सागरों या महासागरों में किया जाए तो उसको शिपिंग कहते हैं, ठीक है, या मैरीटाइम शिपिंग कहते हैं। तो दो प्रकार की होती है वाटर ट्रांसपोर्ट, एक मैरीटाइम शिपिंग, दूसरा इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट। शिपिंग को फर्दर हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं, एक सिविल नेचर का जो शिपिंग है, माने जो मालों की ढुलाई, व्यक्तियों की ढुलाई के लिए जो काम में लाया जाएगा नागरिक उद्देश्य के लिए, वो है सिविल शिपिंग। और दूसरा होता है डिफेंस शिपिंग, माने जो युद्ध इत्यादि के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। जो सिविल शिपिंग है वो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंतर्गत आती है, और जो डिफेंस शिपिंग है वो इंडियन नेवी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है। इसके अलावा जो इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट है वो भी मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग में जो है सिविल शिपिंग देखेंगे, फिर इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट देखेंगे और फिर आखिरी में हम लोग देखेंगे डिफेंस शिपिंग। चलिए तो हम लोग देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग। एस्टैब्लिश्ड एज एन इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री इन 2009 के पहले एक जो है कंपोजिट मिनिस्ट्री पाई जाती थी, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड शिपिंग, ठीक है। बाद में उसको बाइफरकेट कर दिया गया 2009 में, और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे को अलग कर दिया गया और मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग को अलग कर दिया गया। 2009 में एक इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री बनाई गई। इसको इसके फंक्शन क्या क्या है, ये क्या क्या काम करती है। सीआरएम का मतलब है कंस्ट्रक्शन, रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ शिप्स, यानी जहाजों को बनाना, उसको रिपेयर करना, उसका मेंटेनेंस करना, ठीक है। मेजर पोर्ट्स, बड़े बड़े बंदरगाह, जो बृहद बंदरगाह कहलाते हैं। पोर्ट्स हम लोग पढ़ेंगे आगे चल करके, दो प्रकार के होते हैं। फिर मैं आपको पोर्ट्स में, डॉक में, हार्बर में, इन सब में क्या अंतर होता है ये भी हम समझेंगे। अभी आप समझ लीजिए, पोर्ट एक फैसिलिटी है, समुद्र के किनारे होती है, ठीक है। तो ये पोर्ट दो प्रकार के होते हैं, मेजर पोर्ट और माइनर पोर्ट। मेजर पोर्ट का जो ऑपरेशन है या उसको उसके ऊपर जो नियम कानून बनाने की जो पावर होती है, उस पर जो कंट्रोल होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। माइनर पोर्ट्स में जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है। तो मेजर पोर्ट्स भारत में 12 हैं, ठीक है। इन पोर्ट्स को बनाना, उनका मेंटेनेंस करना, उसकी देखरेख करना, उसके लिए नियम कानून बनाना, उससे होने वाले जो ट्रेड वगैरह उसको रेगुलेट करना, ये सब जो है मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का काम है। तीसरा जो इसका काम है इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, अंतर्देशीय जल परिवहन, ठीक है, जिसमें आते हैं आपका वाटरवेज और नेशनल वाटरवेज, ठीक है। इनको बनाना और इनका मेंटेनेंस वगैरह करना, ये सब इस पे आता है। चौथे नंबर पे आता है मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट, यानी समुद्र से परिवहन का काम भी मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग देखती है। भारत में जो समुद्र से जो हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं उसका कंट्रीब्यूशन क्या है, उसकी भूमिका क्या है, उसको हम समझते हैं। भारत का 95% ट्रेड बाय वॉल्यूम, यानी जितनी वस्तुएं हम ट्रेड करते हैं उसका 95% ट्रेड, जो इंटरनेशनल ट्रेड हम करते हैं उसमें 95% हम लोग शिपिंग के माध्यम से करते हैं, मैरीटाइम शिपिंग के माध्यम से करते हैं। और यदि उसकी वैल्यू निकाल ली जाए तो 70% ट्रेड वैल्यू, ठीक है। तो ये कंट्रीब्यूशन है मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट का भारत में, या शिपिंग का ये भूमिका है, ठीक है। अब हम देखते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए इंडिया में अपॉर्चुनिटीज क्या है, क्यों भारत सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्यों उस पर वर्कआउट करनी चाहिए, ठीक है। तो इसके अपॉर्चुनिटीज भारत में क्या है। नंबर 1, इंडिया के पास एक लंबा कोस्ट लाइन है, लगभग 7517 किलोमीटर, 7517 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन इंडिया के पास है। तो इतने लंबे कोस्ट लाइन का उपयोग हम मैरीटाइम शिपिंग को डेवलप करने में कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, पोटेंशियली नेविगेबल वाटरवेज 14500 किलोमीटर। इसका मतलब यह है कि भारत में बहुत सारी नदियां हैं। इंडिया इज नोन एज लैंड ऑफ रिवर्स, बहुत सारी नदियां हैं भारत में, ठीक है। हालांकि 14 मेजर रिवर्स हैं और उसके अलावा बहुत छोटी छोटी नदियां हैं। तो इन नदियों में
जो पोटेंशियल है नाव चलाने का पोटेंशियल, क्योंकि नाव नदियों में तभी चलाई जाएगी जब नदियां समतल जगह से गुजरे। अगर पहाड़ी क्षेत्रों से गुजरती है तो उसमें नाव नहीं चलाया जा सकता, ठीक है। तो जो नेविगेबल यानी भारत की नदियों में, झीलों में, तालाबों में कितनी लंबी किलोमीटर तक का वाटर ट्रांसपोर्ट डेवलप किया जा सकता है, उसका पोटेंशियल कितना है, वो है 14,500 किलोमीटर तक का हम नेशनल जो है वाटरवेज अपनी नदियों, झील, तालाबों आदि में डेवलप कर सकते हैं। ये एक अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। तीसरी बात, स्ट्रैटेजिक लोकेशन ऑन की इंटरनेशनल मैरीटाइम ट्रेड रूट्स। इंडिया का जो लोकेशन है, ज्योग्राफिकल लोकेशन है, वो इंडिया को जो इंटरनेशनल ट्रेड रूट हैं, जो समुद्र से होने गुजरने वाले ट्रेड रूट्स हैं, उनसे जोड़ता है। जैसे अगर आप इंडियन ओशन से के बे ऑफ बंगाल से स्ट्रेट ऑफ मलक्का पार करके चले जाते हैं इंडोनेशिया इत्यादि से होते हुए, तो आप सीधे सी ऑफ फिलीपींस में यानी कि आप पैसिफिक ओशन में प्रवेश कर जाते हैं। उधर जापान, साउथ कोरिया इत्यादि के साथ आप इवन वहां से और ऊपर जाकर के रसिया के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर आप अरेबियन सी से मोजाम्बिक चैनल को पार करते हुए आगे बढ़ जाएं तो आप अटलांटिक ओशन में प्रवेश कर जाते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अगर आप पार कर जाएं तो आप रेड सी में इंटर कर जाते हैं। इस प्रकार इंडिया का लोकेशन ऐसा है कि हम अपने चारों तरफ के यूरोप के देशों से, अफ्रीका के देशों से, अरब के देशों से, इधर आपका जो ईस्ट में है आपके जापान है, साउथ ईस्ट में आपके एशियान के देश हैं, फिर इधर अमेरिका वगैरह है, सबके साथ हम मैरीटाइम ट्रेड कर सकते हैं। ये हमारा ज्योग्राफिकल लोकेशन का ये जो फायदा है, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑन की इंटरनेशनल मैरीटाइम ट्रेड रूट्स और ज्योग्राफिकल लोकेशन। ज्योग्राफिकल लोकेशन में हम लोग देखते हैं कि हमारा पूरा जो सदर्न पार्ट है उसको तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और उसमें हमारे पास एक लंबा चौड़ा हमारे पास ईईजेड है और उसको यदि हम ध्यान में रखते हुए अगर हम अपने शिपिंग इंडस्ट्री को डेवलप करें तो हमारे पास पर्याप्त अपॉर्चुनिटीज है। हिस्टोरिकल मोटिवेशन, प्राचीन काल से भी हम इंडस वैली सिविलाइजेशन से समुद्रों का और वाटरवेज का उपयोग करते आए हैं। फिर चोला काल में, चोला किंगडम के समय में तो हमने श्रीलंका पर, मलेशिया पर, इंडोनेशिया पर इन पर विजय प्राप्त किया है। उस समय हमारी नेवी सबसे स्ट्रांग थी। तो हिस्ट्री से भी हमें कुछ मोटिवेशन मिलता है कि जब उन दिनों जब इतनी साउंड टेक्नोलॉजी नहीं थी तब हमारे यहाँ इतने पावरफुल जो है नेवल फोर्सेस हुआ करते थे, तो आप अब क्यों नहीं, ठीक है। तो हम जो है अपना एक हिस्टोरिकल मोटिवेशन हमें मिलता है। इसके अलावा हिस्टोरिकल नॉलेज भी है हमारे पास। जो कोस्टल एरियाज में रहने वाले लोग हैं उनको सीज के बारे में काफी जानकारी होती है, ठीक है। तो उन सब जानकारियों को भी हम हार्नेस करें, ठीक है। छठवीं बात, इंडिया 17th इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ या विद रिस्पेक्ट टू शिपिंग फ्लीट। शिपिंग फ्लीट माने हमारे पास कितना साजो सामान है समुद्र में परिवहन के लिए, उसके रिस्पेक्ट में इंडिया 17वें नंबर का दुनिया में देश है। और ओवरऑल पूरी पोटेंशियल यदि हम देखें तो उसके हिसाब से भारत दुनिया में 16वें नंबर का समुद्री देश है, 16वें नंबर का मैरीटाइम कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है। यानी हमारे पास पर्याप्त पोटेंशियल है, वी कैन डेवलप इट फर्दर। ये सारी बातें हमें मोटिवेट करती हैं कि हम शिपिंग इंडस्ट्री को डेवलप करें, यही अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, ठीक है। इसके अलावा दिनों दिन हमारे पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होते जा रहा है। समुद्र की बिल्कुल बॉटम लेवल तक भी क्या है, उसको कैसे हम खुदाई करेंगे, वहां से कैसे मिनरल निकालेंगे, फिर सोनार, इसके अलावा बहुत सारे सैटेलाइट, बहुत सारे ऐसे चीजों के माध्यम से अब समुद्र जो पहले जिसके बारे में कम से कम जानकारी हुआ करती थी, अब धीरे धीरे उसके बारे में जानकारी भी हमारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कारण बढ़ती जा रही है। इसके अलावा मैरीटाइम क्षेत्र में भारत तेजी से रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम भी कर रहा है। ये इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हमें इनवाइट करते हैं कि कम एंड हार्नेस द पावर ऑफ ocean and seas for transport and for other type of resources, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग में कुछ अटैच्ड ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग से कुछ जुड़े हुए ऑफिसेस हैं महत्वपूर्ण। पहला है डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग, मुंबई में। डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग का काम क्या है? डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग का वही काम है जो हम लोगों ने सिविल एविएशन में पढ़ा था, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। यानी भारत में जितने भी जहाज चलते हैं, चाहे वो क्रूज जहाज हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट जहाज हो, किसी भी प्रकार के जहाज जो समुद्र में चलते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन करना, उनके लिए नियम कानून बनाना, उनके ट्रैफिक वगैरह की व्यवस्था करना, लाइट हाउस की व्यवस्था करना, ऐसे तमाम चीजें जो शिपिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड जितनी चीजें हैं लगभग सब पर डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग का कंट्रोल है। ठीक वैसे ही जैसे हम लोगों ने डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन पढ़ा था, ठीक है। चलिए हेडक्वार्टर मुंबई में है। दूसरा है अंडमान एंड लक्षद्वीप हार्बर वर्क्स, पोर्ट ब्लेयर में इसका हेडक्वार्टर है। तीसरा डायरेक्टर जनरल ऑफ लाइट हाउसेस एंड लाइट शिप्स, कुछ लाइट हाउसेस वगैरह डायरेक्शन के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। ये न्यू दिल्ली में है।
और चौथा माइनर पोर्ट सर्वे ऑर्गेनाइजेशन मुंबई। माइनर पोर्ट सर्वे ऑर्गेनाइजेशन से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, माइनर पोर्ट स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं, उसको बनाना, उसको मेंटेन करना, ये सब स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है। लेकिन सर्वे करके बताना कि यहां पर माइनर पोर्ट बन सकते हैं या नहीं बन सकते, ये मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का काम है। वो केवल सर्वे करके बताएगी, बाकी उसको डेवलप करना नहीं करना स्टेट गवर्नमेंट का काम है। चलिए, अभी हो गया अटैच्ड ऑफिस, 4 इंपॉर्टेंट अटैच्ड ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंतर्गत। अब हम देखते हैं ऑटोनोमस बॉडीज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग। ठीक है, ऑटोनोमस बॉडीज में पोर्ट ट्रस्ट 11, मेजर पोर्ट से 12, लेकिन पोर्ट ट्रस्ट है 11। कारण 11 पोर्ट ही 12 मेजर पोर्ट्स हैं, उनमें से 11 पोर्ट्स पूर्णतः सरकारी हैं और एक पोर्ट कॉर्पोरेट पोर्ट कहलाता है। कॉर्पोरेट पोर्ट क्या है आगे हम समझेंगे। ठीक है, तो एन्नोर पोर्ट इज इंडियाज ओनली एंड फर्स्ट कॉर्पोरेट पोर्ट। ठीक है, जिसको कॉर्पोरेट बॉडीज के साथ मिलकर के बनाया गया है, सरकारी नहीं है। तो 11 मेजर पोर्ट्स हैं सरकार के पास और एक कॉर्पोरेट, यानी टोटल 12 है, जिनमें से पोर्ट ट्रस्ट 11 है। हर एक पोर्ट को चलाने के लिए ट्रस्ट बनाया जाता है। ठीक है, उनको पोर्ट ट्रस्ट कहते हैं। इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया नोएडा, ये भारत में जिस प्रकार नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारत में नेशनल हाईवे बनाने का काम करती है, उसी प्रकार नेशनल वाटरवेज बनाने के लिए ये एक संस्था है जो कि एक ऑटोनोमस बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंतर्गत। नोएडा में इसका हेडक्वार्टर है। नेशनल शिपिंग बोर्ड, ठीक है, शिपिंग सेक्टर के लिए नियम कानून बनाने का ये काम करती है। चौथी जो बॉडी है, चलिए, चौथी ऑटोनोमस बॉडी है इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी। इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड इन नवंबर 2008 एज अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी एट चेन्नई। ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसको नवंबर 2008 में चेन्नई में इसको स्थापित किया गया था। बाद में इस यूनिवर्सिटी की अन्य ब्रांचेस कोलकाता, कोची, मुंबई, नवी मुंबई और विशाखापट्टनम में भी खोला गया। ठीक, इसके अलावा भारत में 21 मैरीटाइम कॉलेजेस हैं जो इस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हैं। ठीक है, चलिए, तो ये 4 बातें हो गई। अब पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग। पहला है सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। ठीक है, नेशनल हाई, ये जो इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी के साथ में मिलकर के ये काम करती है और भारत में जो इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट है उसको डेवलपमेंट करने का काम इसका है। ठीक है, तो इसमें अंतर ये है कि जो इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये केवल नेशनल वाटरवेज बनाती है और ये इसके अलावा वाटरवेज बनाने का काम ये करती है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर उनका काम है। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड जिसकी स्थापना 1972 में हुई, हेडक्वार्टर कोची या उसी को कोचीन कहते हैं, केरला में। ये भारत का पहला ग्रीनफील्ड शिपयार्ड है। अब ग्रीनफील्ड क्या होता है मैं आपको पहले बता चुका हूं, है ना, इसके पहले वाली वीडियो में जब मैं एयरपोर्ट पढ़ा रहा था। ठीक है, चलिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं ओनली शिपयार्ड व्हिच बिल्ड्स एंड रिपेयर्स एयरक्राफ्ट कैरियर फॉर इंडियन नेवी। देखिए, ये जो कोचीन शिपयार्ड है ये सिविल सेक्टर का शिपिंग इंडस्ट्री है, डिफेंस का नहीं है। डिफेंस में हम लोग इसके पहले 3 पढ़ चुके हैं। कौन कौन से? मझगांव डॉक लिमिटेड और मझगांव डॉक लिमिटेड, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, 2 और एक और जो है जीएसआरई है ना, वो पढ़ा था, कोलकाता में है। तो वो 3 हमने पढ़ा है, वो डिफेंस सेक्टर के। ये डिफेंस सेक्टर का नहीं है, इसके बावजूद इंडियन नेवी के लिए ये एयरक्राफ्ट कैरियर बनाता है, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो भारत का एकमात्र शिपयार्ड है जो एयरक्राफ्ट बनाता भी है इंडियन नेवी के लिए और उसको रिपेयर करने का भी ये काम करता है। इंडियाज लार्जेस्ट शिप बिल्डर, भारत का सबसे बड़ा जहाज बनाने का ये कंपनी है। ठीक है, सेटअप इंटरनेशनल शिप रिपेयर फैसिलिटी, भारत की एकमात्र शिपयार्ड है ये जिसने अपने यहाँ इंटरनेशनल लेवल के जहाजों को रिपेयर करने का सेंटर खोला है और दुनिया के कई देशों से यहाँ पर जहाज रिपेयर करने के लिए लाए जाते हैं। न्यू मैरीटाइम इंजीनियरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये एक इंस्टीट्यूट है मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का जो कि इसके प्रेमाइसेस के अंदर काम करता है। माने जो चेन्नई शिपयार्ड लिमिटेड का, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड का जो प्रेमाइसेस है उसी के भीतर ये वाली इंस्टीट्यूट भी रन होती है। ठीक है, फर्स्ट शिप मेड बाय सीएसएल, कोची शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया पहला जहाज एमवी रानी पद्मिनी 1981 में इस नाम का पहला जहाज सीएसएल ने बनाया था। ठीक है, इंडिया का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर, उसका नाम है आईएनएस विक्रांत, इंडियन नेवी के लिए, उसको भी सीएसएल ने बनाया था। मोबाइल रिग्स, मोबाइल रिग्स क्या होते हैं?
ऑयल कंपनीज के लिए जो ओएनजीसी या इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन वगैरह हैं, ये समुद्र के अंदर जाकर के जो खुदाई वगैरह करके तेल निकालते हैं, तो उनके लिए कुछ रिग्स बनाने पड़ते हैं। तो उन रिग्स के नाम है सागर विजय, सागर भूषण, सागर किरण। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये ऑयल रिग्स हैं, ड्रिलिंग वगैरह में इससे हेल्प ली जाती है, और इसको बनाने का काम किया है सीएसएल ने, ठीक है। इसको उपयोग करते हैं ऑयल एक्सप्लोरेशन की कंपनीज जैसे ओएनजीसी हो गए, ठीक। तीसरे नंबर का पीएसयू है हमारा हुगली सीएसएल, यानी हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। अब उसके नाम से पता है कि ये सब्सिडरी है सीएसएल की, प्लस हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड। इन दोनों ने मिलकर के इसका निर्माण किया 2017 में। ये भी कई प्रकार के छोटे मोटे जहाज बनाती है। चौथे नंबर पे है हुगली डॉक एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। इसकी स्थापना 1819 में, काफी पहले हुई थी। हेडक्वार्टर कलकत्ता में है। इसके 2 प्रोडक्शन यूनिट हैं जहां पर ये जहाज वगैरह बनाती है, एक सलकिया और दूसरा नजीरगंज। ये दोनों कलकत्ता के आसपास हैं, वेस्ट बंगाल में। 5वें नंबर पे है ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ड्रेजिंग का मतलब होता है समुद्र के तल की खुदाई वगैरह करके उसको लेवल पे लाना, ताकि वहां पर बंदरगाह बनाए जा सके। ऊबड़ खाबड़ जगहों पे तो बंदरगाह नहीं बनाए जा सकते है ना। तो ड्रेजिंग का मतलब होता है तल कर्षण, माने तल को ठीक लेवल में लाना। तो ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एस्टैब्लिश 1976, हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम में है। और ये जहां जहां बंदरगाह बनाए जाते हैं उसके पहले उसको लेवल पे लाना और बंदरगाह डेवलपमेंट में मदद करना, ये इसका काम है। ये भारत के अलावा श्रीलंका, ताइवान और यूएई में भी पोर्ट डेवलपमेंट और ड्रेजिंग का काम करती है, ठीक है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट हमने यहाँ पर पीएसयूज देखे, और भी कुछ महत्वपूर्ण पीएसयूज हैं जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।